नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे कुछ अपने थॉट्स और व्यूज़ शेयर करूँगा कि डिवोर्स के दौरान या डिवोर्स के बाद पेरेंट्स में किस तरह का पॉलिटिक्स चलता है, किस तरह का पावर कॉन्फ्लिक्ट चलता है जिसमें कि बच्चे अक्सर हथियार बन जाते हैं या बच्चे अक्सर पिसते जाते हैं। ये इशू बेहद ज़रूरी होगा आपके लिए समझना जानना, क्योंकि अगर आप किसी ऐसी फैमिली में बिलोंग करते हैं जहाँ पर पेरेंट्स डिवोर्स के प्रोसेस से गुजर रहे हैं या गुजरे हैं, या आप खुद एक पेरेंट हैं और एक डिवोर्स प्रोसेस के थ्रू या तो गुजर रहे हैं या फिर आपका डिवोर्स हो चुका है, तो कुछ बातें कुछ पॉइंट्स समझने बेहद ज़रूरी हैं जो कि मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक मतलब कि साइकोलॉजिस्ट जिन्हें बड़ा इम्पॉर्टेंट समझते हैं। कई देशों में डिवोर्स का जो रेट है वो 50% से भी ज़्यादा है। हिंदुस्तान में हालांकि डिवोर्स रेट वैसे तो बड़ा कम है, शायद 1% शादियां ही ऐसी हैं जो कि डिवोर्स के थ्रू गुजरती हैं, पर दिन ब दिन ये जो परसेंटेज है ये बढ़ती जा रही है। और वैसे भी इंडिया में कोई बहुत एक्यूरेट डेटा हमारे पास होता भी नहीं है। पर एक बात तो साफ है, डेटा कैसा भी हो, सही हो, गलत हो या कितने भी लोग डिवोर्स ले रहे हों, ये बात तो पक्की है कि बहुत से फैमिलीज़ के अंदर बहुत सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स बने रहते हैं सालों तक। कुछ लोग जल्दी डिसाइड कर लेते हैं डिवोर्स करने का और कुछ लोग काफ़ी लेट डिसाइड करते हैं। जिन लोगों के पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ है वो ये समझ सकते हैं कि डिवोर्स का जो पूरा प्रोसेस होता है वो कितना दर्दनाक हो सकता है, खासकर कि तब जब वो एक प्यादे के तौर पे, एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किए जाते थे अपने पेरेंट्स के द्वारा, जिसमें एक पेरेंट दूसरे के खिलाफ अक्सर देखा जाता था, या तो दोनों पेरेंट्स एक दूसरे के अगेंस्ट होते थे या एक पेरेंट तो दूसरे के खिलाफ बहुत ज़्यादा होता ही था। ये बात तो समझने में आती है कि जब दो लोग डिवोर्स के लिए तैयार होते हैं तो उनमें बहुत गुस्सा होता है और एक दूसरे के लिए बहुत ही बदले की भावना होती है, बहुत ही कड़वाहट होती है एक दूसरे को लेकर, जो कि कई सालों से बिल्डअप हो चुकी है, जो कि उनके ख़राब मैरिज रिलेशंस में कई सालों के मनमुटाव उतार चढ़ाव के बीच इकट्ठी हो चुकी है, जमा हो चुकी हैं वो कड़वाहटें। ना के बराबर डिवोर्स ऐसे होते हैं जो बड़े फ्रेंडली टर्म्स पर हो जाते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि जैसे दो लोग अलग हो रहे हैं और वो फिर बाद में दोस्त की तरह रहेंगे। कुछ लोगों के लिए तो जानना समझना बड़ा मुश्किल होगा कि क्या ऐसा हो भी सकता है, पर हाँ ऐसा होता है। कुछ ही केसेस होते हैं ना के बराबर जिसमें कि डिवोर्स के बाद लोग दोस्त की तरह रह लेते हैं या फिर कोई हार्ड फीलिंग्स एक दूसरे के लिए नहीं रखते। और जो सबसे बड़ी जो दुर्भाग्य की बात होती है वो ये कि जानते हुए भी कि बच्चों के ऊपर ध्यान देना है और बच्चों के साथ क्या गुजर रही होगी, बच्चे भी बीच में पिस रहे हैं, इन सब चीज़ों का कोई असर ही नहीं पड़ता पेरेंट्स के ऊपर। ऐसा लगता है कि उनके आपसी मनमुटाव और आपसी दुश्मनी में बच्चों का होना ना होना कुछ मायने ही नहीं रखता। इनफैक्ट काफ़ी कॉमनली ये देखने में आता है और साइकोलॉजिस्ट अपनी प्रैक्टिस में काफ़ी कॉमनली ये देखते हैं कि जितना ज़्यादा ये डिवोर्स जो है ये बदले की भावना से और गुस्से से लिया जाएगा, उतना ही ज़्यादा दोनों पेरेंट्स अपने अपने तरीके से बच्चे का इस्तेमाल करेंगे हथियार के तौर पर, जिससे कि वो अपने डिवोर्स का केस स्ट्रॉन्ग कर सकें और किसी तरह से ज़्यादा अपने फेवर में, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में चीज़ों को अपनी तरफ मोड़ पाएं। ना ही सिर्फ डिवोर्स के दौरान, डिवोर्स के बाद भी वो अपने मन मुताबिक चीज़ें हासिल करने के लिए, हर चीज़ अपने हिसाब से हासिल करने के लिए वो अक्सर बच्चों को इस्तेमाल करते ही हैं। और ऐसे में जो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वो बच्चों की मानसिकता पर पड़ता है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में दोनों पेरेंट्स कुछ ना कुछ ऐसी बातें भरते रहते हैं जिससे कि वो बच्चे को अपनी तरफ कर पाएं। पर इन सब गुस्से नफरत के बीच एक चीज़ जो पेरेंट्स कभी नहीं समझ पाते कि इन सब चीज़ों के दौरान जो विक्टिम है सबसे ज़्यादा इस तरह के बिहेवियर का, वो खुद बच्चे ही हैं, ना कि वे खुद हैं। मेरा साइकोथेरेपिस्ट के तौर पर जितना भी एक्सपीरियंस है उसमें मैंने बड़े सारे केस देखे हैं जिसमें कि पेरेंट्स डिवोर्स के थ्रू जब गुजर रहे होते हैं या जब डिवोर्स ले चुके होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे को लेकर, उनमें कस्टडी को लेकर एक युद्ध सा चल रहा है और एक दूसरे के खिलाफ वो हर पॉसिबल तरीका इस्तेमाल करने में लगे रहते हैं। इन सभी जंगों में, हम इसको जंग कह सकते हैं, हर पेरेंट मतलब दोनों पेरेंट्स पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि बच्चे की सोल कस्टडी ले लें
और दूसरा जो पेरेंट है उसके अधिकारों को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दें, किसी तरह से दूसरे का बच्चे पर कोई अधिकार ना रहे, इस अटेम्प्ट में दोनों पेरेंट्स अपने अपने तरीके से लगे रहते हैं। आमतौर पर तो सोचने में लगेगा कि शायद ऐसी बैटल्स, ऐसी जंग आपस में पेरेंट्स में तभी होती होंगी जब कोई एक पेरेंट, जैसे कि मान लीजिए फादर, बहुत एल्कोहलिक हैं, ड्रग एडिक्टेड हैं और वो बच्चे को लेकर या बच्चों को लेकर बड़े एब्यूजिव हैं, मारते हैं, गालियां देते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते। अक्सर ऐसा ही लगता है। शायद इन्हीं केसेस में सोल कस्टडी के लिए कोई एक पेरेंट बहुत फाइट करता होगा, क्योंकि उस केस में तो हमें समझ में आता है कि एक पेरेंट की नाराजगी जो है वो पूरी तरह से जायज़ है, जस्टिफाइड है। पर ज़्यादातर केसेस में, इनफैक्ट मैक्सिमम केसेस में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि एडिक्टिव या एब्यूजिव पेरेंट अक्सर मौजूद ही नहीं होता। मतलब ये कहें कि शायद दोनों पेरेंट्स में से कोई भी कई बार एडिक्ट नहीं होता, कई बार एब्यूजिव नहीं होता, और वो तो बच्चे की बड़ी देखरेख करता है, बच्चे का बड़ा लाड प्यार करता है। तो यहां बात ये नहीं आती कि दूसरे गलत पेरेंट के खिलाफ एक पेरेंट लड़ रहा है अपनी लड़ाई, जबकि यहां तो बस ये होता है कि अपने बदले की भावना को निकालने के लिए, किसी तरह से बदला लेने के लिए, या जो भी एक पेरेंट ने पूरी मैरिज में सफर किया है उसका बदला लेने के लिए, वो दूसरे को सजा दिलाने के तौर पे लड़ता रहता है और बच्चे को अपने अधिकार में खींचने की कोशिश करता है। तो ऐसे में बिना कोई एपरेंट, ऐसा कोई भी दिखाई देने वाले कॉन्फ्लिक्ट की एब्सेंस में भी दोनों पेरेंट्स एक दूसरे से ऐसे लड़ते रहते हैं जैसे कि एक दूसरे को उनके पापों की सजा देनी है, और इसी जद्दोजहद में हमेशा वो कोई ना कोई लीगल बैटल लड़ते रहते हैं। जबकि रियलिटी में बहुत गहरे में कई मामलों में कोई ऐसा बड़ा वायलेंस का या कोई ऐसा एब्यूज का केस कई बार होता भी नहीं है। वो एक अलग बात है कि कुछ हाउस होल्ड्स में ये जो बैटल है, ये जो लीगल लड़ाई है, ये काफ़ी वर्स, काफ़ी बदतर हो जाती है। जैसे कि हिंदुस्तानी घरों में आमतौर पर देखा जाता है कि एक लेडी, मतलब कि एक बच्चे की माँ या एक बीवी, अपनी सास से परेशान थी और सास के बिहेवियर से तंग आकर उसके लिए वहां पर कोप करना, हस्बैंड के घर में सारे अत्याचारों को सहन करना इतना मुश्किल हो गया कि अब इस गुस्से और नफरत के साथ वो पूरी कोशिश करेगी कि बच्चे को बस अपने हिस्से में किया जा सके, बावजूद इसके कि शायद हस्बैंड और उसकी फैमिली बच्चे के साथ बहुत ही लाड़ प्यार करते हो, उसका ध्यान भी चाहे अच्छे से रखते हो। तो या तो आपस में एक दूसरे का गुस्सा निकालने के लिए सोल कस्टडी के लिए लड़ते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को ही भड़का भड़का कर दूसरे पेरेंट के अगेंस्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं अक्सर पेरेंट्स। और अगर दोनों में से कोई एक पेरेंट भी बच्चे को भड़का रहा हो तो ना चाहते हुए भी दूसरे पेरेंट को भी बच्चे को भड़काना पड़ता है, क्योंकि वो जानता है पेरेंट कि अगर उसने नहीं भड़काया बच्चे को तो बच्चे के ऊपर से उस पेरेंट का अधिकार छिन जाएगा, खत्म हो जाएगा, और दूसरे पेरेंट के भड़काए जाने की वजह से बच्चा जो है वो दूसरे पेरेंट को ज़्यादा पसंद करने लगेगा और एक पेरेंट को छोड़ देगा। तो क्योंकि दोनों पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा उन्हें ना छोड़े, इसलिए एक के भड़काने की वजह से दूसरा पेरेंट भी बच्चे को भड़काना शुरू कर देता है, और ऐसे में वो दूसरे पेरेंट को इतना धिक्कारते हैं, उसको डेमोनाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको एक बड़ा वहशी दरिंदा दिखाने की कोशिश करते हैं, मानसिक रूप से बीमार दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे के दिल में, बच्चे के दिमाग में उस दूसरे पेरेंट के लिए भी नफरत जाग जाए। वो दूसरे पेरेंट के छोटे छोटे ऊंच नीच वाले बिहेवियर्स को, छोटी छोटी गलतियों को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं बच्चे के सामने जैसे कि सारा अत्याचार दूसरा पेरेंट ही है जो उस बच्चे पर कर रहा है, और अगर वो बच्चा मेरे पास आ जाएगा तो उसकी ये सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। तो ऐसे भड़का भड़का के बच्चे के दिमाग में न जाने क्या क्या बातें भर देते हैं पेरेंट्स। तो वजह ऐसे में कोई भी हो, कई बार बच्चा डायरेक्ट रूप से और कई बार बच्चा इनडायरेक्ट रूप से शिकार बनता ही है दोनों पेरेंट्स की आपसी रंजिश, आपसी मनमुटाव और बदले का, और किसी ना किसी तरह से बच्चे के मेंटल स्टेट पर इन पेरेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट्स का असर पड़ता ही है। कई मामलों में जो बहुत ही वर्स्ट केस हो जाता है वो तब होता है कि जब डिवोर्स तो हो चुका है, मदर को बच्चे की कस्टडी मिल चुकी है, फादर दूर जा चुका है, और ऐसे में बच्चे का डिस्टेंस हो चुका है फादर के साथ, और उस एब्सेंट फादर के बारे में बच्चे को बहुत सारी इनसिक्योरिटी और बहुत सारे डर दिमाग में बैठ गए हैं। बच्चा डिप्रेस हो सकता है, बच्चे में कोई ना कोई ऐसी फीलिंग्स हैं जो दब गई हैं, क्योंकि अब वो फादर उसकी लाइफ से एब्सेंट हो चुके हैं करीब करीब।
हालांकि बहुत से मामलों में ऐसा पूरी तरह से तो नहीं होता कि बच्चा फादर से बिल्कुल अलग हो जाता है या फादर एब्सेंट हो जाता है, क्योंकि किसी ना किसी तरह से फादर को कुछ ना कुछ राइट्स तो मिलते ही हैं बच्चे से कनेक्टेड रहने के। पर जैसा भी केस हो, क्योंकि बच्चा फादर के साथ बहुत कम टाइम के लिए रहता है, इसलिए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस तो होते ही हैं। अगर हम देखें कि ऐसे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो सबसे पहला तो ये, और जो ऐसे में सबसे गलत चीज होती है वो ये कि अक्सर ये बात नजरअंदाज कर दी जाती है कि बच्चा जो है वो दोनों पेरेंट्स के साथ अपने को आइडेंटिफाई करता है और हमेशा करता रहेगा। बच्चा ना ही केवल एक पेरेंट की बात को, उसकी सोच को कैच कर रहा होता है, वो दूसरे पेरेंट को भी किसी ना किसी तरह से समझ रहा होता है, जान रहा होता है। ऐसा नहीं है कि कोई पेरेंट अगर चाहे कि दूसरे पेरेंट के बारे में वो गलत गलत बातें भर देगा तो वो बच्चा पूरा उसको बिलीव कर लेगा। अगर एक पेरेंट कोशिश करेगा प्रूव करने की कि दूसरा पेरेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा ईविल है, बहुत ही गंदा और बुरा है, तो बच्चा यही सब उस पेरेंट के लिए भी फील करने की कोशिश करेगा, उस पेरेंट के बारे में भी बिलीव करेगा जो कि उसे दूसरे पेरेंट के बारे में बुरा बुरा बोले जा रहा है। और ये केवल एक पेरेंट और दूसरे पेरेंट तक सीमित नहीं रहेगा बच्चे का परसेप्शन, बच्चा अपने बारे में भी यही सब सोचना शुरू कर देगा। अगर पापा गंदे हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं ये भी मानने लगेगा कि शायद वो बच्चा खुद भी गंदा है, क्योंकि वो पापा के साथ आइडेंटिफाई करता है खुद को। बच्चे के मन में ये सवाल हमेशा रहेंगे कि उसके पापा गंदे कैसे हो सकते हैं, मेरे पापा गंदे कैसे हैं, मेरे पापा ने ऐसा क्यों किया, मेरे पापा ने वैसा क्यों किया। वो जब अपने पापा को बहुत डेमोनाइज करने की कोशिश करता है, उसको वहशी इंसान के तौर पे देखने की कोशिश करता है, तो बच्चा अपने अस्तित्व पर भी सवाल खड़े करता है कि मैं ऐसे पापा का बच्चा कैसे हो गया, मेरे पापा ऐसे कैसे हो गए। बच्चा इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाता जो कि उसकी मदर ने उसको दिखाया है। दूसरा एक कॉन्सिक्वेंस ये होता है एक पेरेंट से अलग हो जाने की वजह से, कि बच्चा जो है वो अक्सर मिसअंडरस्टैंड करता है कि दोनों अलग हुए पेरेंट्स के बीच एक्चुअल में चल क्या रहा था या चल क्या रहा है, और बच्चे खुद को ब्लेम करते हैं उन सब प्रॉब्लम्स के लिए। बच्चे बहुत जल्दी इस निष्कर्ष पर, इस कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं कि पेरेंट्स अलग हो रहे हैं तो इसमें बच्चा रिस्पॉन्सिबल है, वो खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे वजह से मेरे पेरेंट्स अलग हो रहे हैं, क्योंकि मैं एक पेरेंट के प्रति गंदा हूं या दूसरे के प्रति गंदी हूं। ऐसा मानते हुए बच्चे अक्सर खुद को ब्लेम करते हैं, या वो कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स को एक रखना। अगर पेरेंट्स एक नहीं रह पा रहे तो शायद वो उसकी गलती है, क्योंकि पेरेंट्स उसकी वजह से आपस में लड़ते हैं। जैसे कि कुछ केसेस में ये भी होता है कि जब एक बच्चा देखता है कि उसके पेरेंट जो हैं वो अपने कपड़े वगैरह, अपना सारा सामान पैक करके निकलने की कोशिश में है, छोड़कर जा रहे हैं, तो बच्चे में ये डर आता है कि शायद अब बच्चे को भी अलग हो जाना पड़ेगा दूसरे पेरेंट से, और बच्चे को भी किसी एक घर का चुनाव करना पड़ेगा, किसी एक घर में एक पेरेंट के साथ ही रहना पड़ेगा। तो बच्चे को भी कहीं ना कहीं होमलेसनेस जैसी फीलिंग्स आती हैं, उसमें भी इनसिक्योरिटीज आती हैं कि अब वो किसी नए घर में नए पेरेंट के साथ कैसे एडजस्ट करेगा, कैसे रहेगा। बच्चे जब छोटे होते हैं या थोड़े से जब वो अर्ली टीनेज में होते हैं, जिनकी इमोशंस अभी पूरी तरह से ग्रो नहीं करी होती, जो डिपेंडेंट होते हैं अपने एक पेरेंट पर, जो कि उनकी ज़रूरतें पूरी करता है, उनको प्यार देता है, वो बच्चे ऐसा दिखा सकते हैं जैसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर एक पेरेंट उनको छोड़कर चला गया है, और वो अपना सारा जो लोड है, सारी जो गुस्सा, सारी जो इनसिक्योरिटी है, वो दूसरे पेरेंट पर लाद देते हैं जो कि उनके साथ मौजूद है। जिस बच्चे को ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि जिसमें दूसरा पेरेंट पूरी तरह से उसकी लाइफ से जा चुका है, उस बच्चे के लिए जो लाइफ के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा अक्सर वर्स देखे जाते हैं। जब भी दूसरा पेरेंट बच्चे की लाइफ में किसी तरह के कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाता, बच्चे के साथ वो अक्सर प्रेजेंट नहीं रह पाता उसके अलग अलग लाइफ के मोमेंट्स में, बच्चा ऐसे में सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। आमतौर पर तो यही देखा जाता है कि अक्सर बच्चे की कस्टडी मदर को दे दी जाती है और फादर ही बच्चे की लाइफ से एब्सेंट हो जाता है। तो बच्चा अक्सर ऐसे में सोचता है कि वो जो मिसिंग पेरेंट है उसके साथ क्या हो रहा होगा, वो कैसी लाइफ जी रहे होंगे, वो किस मुश्किल में होंगे, किस परेशानी में होंगे, कितने तड़प रहे होंगे, दुखी होंगे।
तो ऐसे में बच्चे में उस पेरेंट के लिए जो लॉन्गिंग होती है, जो चाह होती है, वो और भी ज़्यादा एक्चुअल में बढ़ जाती है। तो जो पेरेंट कस्टडी लेने की कोशिश में रहता है, जैसे कि मदर, वो सोचती होंगी कि बच्चे को शायद पापा से अलग करके वो खुद एक बैटल जीत चुकी हैं, बच्चे के ऊपर पूरे राइट्स मिल चुके हैं और शायद अब उनके साथ बच्चा बड़ा खुश रहेगा। पर एक्चुअल में बच्चे की जो मानसिकता है वो ऐसा, वो सोचता है बच्चा कि पापा की एब्सेंस में तो वो और भी ज़्यादा अकेला और भी ज़्यादा हेल्पलेस हो चुका है, और ऐसे में उसमें फादर की नीड और भी स्ट्रांग हो जाती है। इनफैक्ट बहुत सारी स्टडीज़ यही दिखाती हैं कि डिवोर्स के बाद जिन फैमिलीज़ में बच्चे का अपने एक पेरेंट के साथ पूरी तरह से कट ऑफ हो जाता है, तो वो एक ऐसे एडल्ट के तौर पे ग्रो करते हैं जिसमें उनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है, डिप्रेशन बहुत होता है और एंग्जाइटी ज़्यादा होती है उन पेरेंट्स के मुकाबले जो या तो डिवोर्स्ड नहीं है या जो डिवोर्स्ड है पर किसी तरह से बच्चा जो है वो दोनों पेरेंट्स के कांटेक्ट में है, मतलब शेयर्ड कस्टडी है। तो शेयर्ड कस्टडी में बच्चे ज़्यादा हैप्पी, ज़्यादा मैच्योर और इमोशनली स्टेबल एडल्ट बन के निकलते हैं, जबकि सोल कस्टडी वाले केसेस में बच्चे अक्सर इमैच्योर, इमोशनल और बड़े सेंसिटिव बन के बाहर निकलते हैं। इसीलिए ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जिन माँ बाप का डिवोर्स हो रहा है वो बच्चे के साथ कम्युनिकेट करें कि बच्चे को दोनों पेरेंट्स प्यार करते हैं, मम्मी और पापा दोनों बच्चे के लिए इक्वल प्यार रखते हैं, और मम्मी पापा भले ही साथ नहीं रह पाएंगे, डिवोर्स जो होगा वो कुछ रीजंस की वजह से हो सकता है, जो कि शायद बच्चे के अलग अलग एज, अलग अलग स्टेज पर पेरेंट्स अलग अलग तरह से कम्युनिकेट करें, क्योंकि डिपेंड करेगा कि बच्चा कितना समझ सकता है, कॉम्प्रिहेंड कर सकता है। तो डिवोर्स के कारण को अलग अलग तरह से बताकर भी पेरेंट्स बच्चे के दिमाग में ये फीलिंग्स डाल सकते हैं कि बच्चे को दोनों पेरेंट्स प्यार करते हैं और दोनों पेरेंट्स बच्चे की लाइफ में आगे तक रहेंगे। और ऐसे में पेरेंट्स के लिए ये भी आपस में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो एक दूसरे के मन में ये कॉन्फिडेंस जगाएं और कम्युनिकेट करें प्रॉपरली, दूसरे पेरेंट के साथ एक कांटेक्ट, एक कम्युनिकेशन बना के रखें कि भले ही हम आज साथ नहीं हैं पर बच्चे के परवरिश में, बच्चे के लालन पालन में वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और बच्चे को सेफ और लव्ड फील कराएंगे, क्योंकि ये दोनों की जिम्मेदारी है एज अ पेरेंट। बच्चे को सेफ और बच्चे को लव्ड फील कराना ये दोनों पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो जाती है। तो डिवोर्स वैसे तो एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है किसी के लिए भी, क्योंकि बहुत सी नफ़रतें और कड़वाहटें अक्सर जो कई सालों से पनप रही होती हैं वो बस बाहर आ जाती हैं, और कई तरीके का बदला दोनों पेरेंट्स आपस में एक दूसरे से लेते हैं उस सप्रेशन, उस नफ़रत के लिए, उस गुस्से के लिए जो कि सालों से उनके मन में एक दूसरे के लिए पनप रहा था। तो ऐसे में बेहद ज़रूरी हो जाता है कि अपनी नफ़रत और अपनी कड़वाहट का शिकार वो बच्चे को ना बनाएं, और अपनी इस एंग्री पॉलिटिक्स में जो कि एडल्ट्स के बीच चल रही है, ना ही सिर्फ पेरेंट्स के बीच जबकि उनके घर वालों के बीच भी, मतलब हस्बैंड की फैमिली और वाइफ की फैमिली के बीच जो कड़वाहटें चल रही हैं उसमें बच्चे को शिकार ना बनाएं, और बच्चे की मेंटल हेल्थ और ओवरऑल फ्यूचर की ग्रोथ को ध्यान में रख के डिसीजंस भी लें और अपने बिहेवियर्स भी वैसे ही मेंटेन करें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।